अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज तो सलाम पेश करना चाहिए पूरी कौम को। जिस तरीके से पूरी कौम बाहर निकली है और जबर के इस मौसम में भी उन्होंने सब्र का जो दामन है वो नहीं छोड़ा, और जिस तरीके से लोगों ने अपना आप मनवाया है। और अभी हालाँकि ये इतनी सख्ती के मौसम में भी मैं पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी दुनिया बाहर आएगी और पीटीआई की रैलीज़ में शरीक होंगे। हालाँकि हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को, सैकड़ों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया गया फॉर नथिंग। एक सिर्फ़ एक जबर के मौसम में हम देख रहे हैं कि उनको मज़ीद डराने के लिए, खौफ़ज़दा करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, और सिर्फ़ एक ही पार्टी के खिलाफ। बाकी सब लोगों को कोई एनओसी की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ वो चल रहा है, लेकिन पीटीआई के साथ ख़ास सलूक हो रहा है। एक तो ये इसका थोड़ा-सा ज़िक्र करेंगे। थोड़ा-सा दूसरी एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो मंशूर आए हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, उनका भी ज़रा थोड़ा-सा ज़िक्र करना है। और आज हम बात करेंगे पीएमएल-एन का जो मंशूर है, जो कि उन्होंने कहा कि नवाज़ दो। तो वो आप देखते हैं कि कैसे नवाज़ देना है हमने, तो इसका भी ज़रा तजिया करेंगे। और इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी भाई, हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब सुहेब मरगूब साहब। और सुहेब मरगूब साहब जो हैं, उनको मैं लेके आता हूँ। इनका थोड़ा-सा कनेक्शन में देखते हैं कि क्या हो रहा है मसला। अस्सलाम वालेकुम सुहेब भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया सुहेब कनेक्शन का भाई। टू मतलब स्टार्ट विद, वो थोड़ा-सा फ्रीज़ हो गया था, लेकिन अभी मेरा ख्याल ठीक हो रहा है। अच्छा, जी, वो भी जी। ज़रा मेरा ख्याल है वो जबर के मौसम में थोड़ा-सा उसके ऊपर भी असर हुआ है ना, लिंक हमारे जो हैं वो इस तरह की चल रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताएँ कि इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल आपने देखी है रैलीज़ की, ये रैलीज़ को आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि एक 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 डिफरेंट सी ओपिनियन दूसरी तरफ से भी आ रही है कि जी नहीं, खौफ़ज़दा हो गए हैं, लोग नहीं निकल रहे, लोग इमरान के साथ हैं ही नहीं। मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हैं। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? नहीं देखिए आपको याद होगा कि हमने पहले दूसरे प्रोग्राम में कहीं कहा था कि जैसे इलेक्शन का माहौल पैदा होगा तो ये इलेक्शनरिंग के साथ-साथ लोग सड़कों पे आना शुरू हो जाएँगे और फिर इनके लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बिल्कुल इनके लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा जैसे-जैसे कैंपेन करीब आएगी, मसलन 3-4 दिन पहले और इसमें गर्मी पैदा होगी। अब पूरे पाकिस्तान में मतलब लोग निकले हैं, बल्कि जहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहे, गिलगित-बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और ऐसे जो इलाके हैं, वहाँ पे भी मतलब बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। तो ये इलेक्शनरिंग के साथ-साथ बढ़ता जाएगा, इसको रोकना मुश्किल होगा। अगरचे मतलब बड़े पैमाने पे इन्होंने गिरफ्तारियाँ भी की हैं, नेट को भी स्लो किया, आज भी स्लो है और ये अब हाँ, 8 फरवरी तक माशाल्लाह स्लो रहेगा और शायद 2-4 दिन और भी इसके बाद भी और स्लो भी रहे। चलेंगे। हाँ, जी। लेकिन ये जिस तरीके से हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान में एक कॉल के ऊपर लोग निकले हैं, और हालाँकि लोगों को पता भी था कि हम गिरफ्तार भी हो सकते हैं, आपने वीडियोज़ भी देखी होंगी, कैसे पुलिस जो है वो पीछे लगी हुई है, लोग भाग रहे हैं आगे, और वो साथ वीडियोज़ भी बना रहे हैं मोटरसाइकिलों पे और इधर-उधर। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, इसमें पुलिस जो है वो किस, उनको मतलब उनकी अपनी कोई सोच नहीं है कि हमने क्या करना है भई? हमें हमें एक एक इंस्टीट्यूशनल एक डिसिप्लिन भी होता है ना, कि भई हम लोग क्यों इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं? ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही हैं उनकी तरफ से। जी, देखिए इदारे जो है ना वो तो गुज़िश्ता तकरीबन 18 माह 2 साल में बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, कोलैप्स कर गए। और हुँ, इदारों कोई इदारा बहैसियत इदारा जो है ना वो अपनी इनफ़रादियत कायम नहीं कर सका, वो एक-दूसरे में मिक्स हो गया। देखिए जब उस वक़्त जो सीनियर मोस्ट जज थे और इस वक़्त जो चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, वो जब हुँ, पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग में चले गए तो इट मीन्स कि उन्होंने पार्लियामेंट की बालादस्ती तस्लीम कर ली। अब एक्चुअली लॉ हुँ, जो है, कानून जो है, इंसाफ वो किसी चीज़ की बालादस्ती तस्लीम नहीं करता, चाहे वो अमीरुल मोमिनीन हो। और अमीरुल हुँ, मोमिनीन भी मतलब जवाब दें, और हत्ता कि जो हमारे, मैं पहले भी कई दफ़ा मिसालें दे चुका हूँ कि प्यारे नबी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि मेरी जो प्यारी बेटी है, वो भी अगर कोई किसी जुर्म में मुलविस होंगी, तो उनको सादगी सलूक एक आम आदमी का सा होगा। तो जो हुँ, हुँ, इस्लाम का तसव्वुर है और दुनिया भर में तसव्वुर यही है कि पार्लियामेंट भी जवाबदेह है। तो जो पार्लियामेंट जवाबदेह है, अगर आप वहाँ जाके पार्लियामेंट की बालादस्ती को मान लेंगे, तो इदारे एक-दूसरे की बालादस्ती में मतलब उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसमें मिक्सेशन शुरू हो गई है, हर इदारे के एक दूसरे इदारे में मुदाखलत शुरू हो गई है। अब आइन में ठीक। मुदाखलत जहाँ मतलब पहले आइन तो तब्दील हो सकता था सिर्फ पार्लियामेंट के उससे बिल से, अब वो तक़सीम हो रहा है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से, अब वो तब्दील हो रहा है मतलब फैसलों से भी। अभी हुँ, आप इसी का देखें कि जो पिछले उसमें हमने बात की थी कि 47 लोगों को शो कॉज जारी हुए और 60 हाँ, प्लस जो है वो इंक्वायरियां खुल चुकी हुई हैं। तो इस पर कल एक एक्शन लिया चीफ जस्टिस साहब ने। अब ये किस चीज पे एक्शन लिया, क्योंकि एक्शन लेने की जो सुओ मोटो था वो तो 184 सी में अमेंडमेंट के बाद खत्म हो गया। उसके लिए तो हाँ, 3 जजों का पैनल बैठना था। अब कहा ये जा रहा है कि शायद कोई पुराना पेंडिंग केस था जिसको ऐन मौके पे निकाल लिया गया है।
तो अब देखिए कानून तो वो ये है कि जिधर नाक मरोड़ी जा रही है उधर को नाक मरोड़ दें। तो वही जो आपने बात की थी, जो सहूलतें दूसरी जमातों को हासिल है वो पीटीआई को हासिल नहीं वो है। नहीं। और हाँ, मैं आपको हाँ। एक और बता दूं कि ये जो सिचुएशन है ना, वन पार्टी तसादुम, एक पार्टी को तसादुम की राह पर डालना, ये मुल्क में मजीद जिसको कहते हैं ना अग्रेसिवनेस पैदा करेगी। और जो वोटर डोसाइल वोटर है ना, वो भी एक जिसको कहते हैं ना वायलेंट वोटर के तौर पर निकलेगा। और हाँ। अगर ये सूरत इसी तरीके से लाइटली लेंगे तो ये लाइटनेस इतनी रहेगी नहीं 8 फरवरी के बाद। और इसीलिए मैं पहले भी कह रहा हूँ कि ये 8 फरवरी के बाद भी अगर इन्होंने अपना इसी तरीके से पुलिस ने अपने कारनामे सरंजाम देती अंजाम रही, दिए, हाँ। तो पुलिस को भी फिर तैयार रहना चाहिए जवाबी मामलात जब चलेंगे तो उनके लिए। ये भी हो सकता है। अच्छा, ये जो आज का मामला हुआ है, जिस तरीके से लोग निकले हैं, इसको आप अगर थोड़ा-सा आर्ट पे ले जाएँ, तो आप समझते हैं कि ये ट्रांसलेट करेगा इनटू सम काइंड ऑफ वेरी ह्यूज काइंड ऑफ क्राउड्स? जी हाँ, बिल्कुल, ये तो एक्चुअली उसकी बिगिनिंग है ना, ये एंड नहीं है, ये बिगिनिंग है किसी बड़े एंड की। और वो जब तक एंड नहीं होगा, उस एंड का मतलब भी क्या, आप एक पॉपुलर पार्टी को पॉलिटिकल पावर दे रहे हैं। और पॉलिटिकल पावर को जब आप रोकने की कोशिश करेंगे, तो जो कुछ भी बीच में हो सकता है, वो होगा। ये मैं फिर कह रहा हूँ कि जो कुछ भी लोग जैसे भी मॉब का जब भाप वो अंदर कितनी देर तक बंद होती है, अगर आप प्रेशर कुकर के अंदर बहुत ज़्यादा भाप जमा कर देंगे, तो प्रेशर कुकर पूरा का पूरा फट जाएगा, इसलिए उसकी सीटी बजती रहती है, भाप निकलती रहती है। हुँ। तो मौजूदा हुकूमत ने जो केयर टेकर गवर्नमेंट पंजाब में खास तौर पर केपीके में, इन्होंने भाप को अंदर बंद किया हुआ है कई महीने से। और अब जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, उसमें तो और जो मतलब अंदर वायलेंट किस्म की भाप में, मतलब एक उसकी जो तो लेटेंट हीट है वो बढ़ रही है। तो तो लेटेंट हीट को अगर इसका मतलब शोएब भाई फिर ये है कि अगर ये सीटी नहीं बजाएँगे तो कोई और सीटी बजा देगा फिर। जी हाँ, बिल्कुल, फिर वो पब्लिक सिटी बजाएगी ना। आप देखेंगे जी, हुँ। इस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे इवन इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया, वोटिंग को कलअदम करार दे दिया। अभी बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ज़रा दबी हुई है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट भी दबी हुई है। पिछले दिनों इंडियन सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी ये कहा गया कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट वो एक्शन नहीं ले रही, और डी.वाई. चंद्रचूड़ से जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई। तो फिर सुप्रीम हाँ। कोर्ट पे एक ह्यूज क्रिटिसिज्म कल से इंडिया में भी हो रहा है और बांग्लादेश में भी हो रहा है। और वो सुप्रीम कोर्ट की जो एक वैलिडिटी है, उसको चैलेंज कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर कर कुछ नहीं पा रही इंडिया में या बांग्लादेश में, तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट की जरूरत क्या है। क्या तो फ़ायदा है? इस पर ठीक बात कई लोगों के वीलॉग्स और अच्छे मतलब जो मिलियंस में ट्रैवल कर गए हैं, वो आए हुए हैं। है। हाँ, तो हाँ, हमें ये सोचना ठीक। चाहिए कि इदारे अगर इनइफेक्टिव हो गए हैं, तो इदारों की अहमियत क्या है और उनकी एग्जिस्टेंस की वजूहात क्या है। तो जो क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक मुआहदा रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा था बेनजीर भुट्टो के सेकंड टेन्योर में, और कहा जा हाँ, रहा था कि हमें एक अब मुआहदा दोबारा करेंगे, तो उसकी ज़रूरत है। मतलब इदारों को अपने अपनी हुदूद में रहना चाहिए। ये नहीं है कि कोई हम पॉलिटिकल एक्सेस देते हैं हर एक इदारे को। हुँ, तो हुँ, पार्लियामेंट हुँ। तो ठीक है, एक बालादस्त है, लोग चुनते हैं, लेकिन ऐसी पार्लियामेंट कौन-सी पार्लियामेंट होगी जिसमें आप 3, 4, 5 करोड़ लोगों के नुमाइंदों को बाहर करके फिर कहें कि जी अब हमने एक बड़ी पार्लियामेंट बना ली है। मार आप मार किसी का को मारा है। बना किसी को अंदर दे दें, किसी को अंदर देने के बाद मज़ीद उसके साथ एक्सेस करें। तो ये ठीक। चीज़ें ट्रांसलेट होंगी 8 फरवरी के बाद, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो उसके बाद फिर शायद हाँ। इतना वायलेंस 8 फरवरी तक ना हो, जितना 8 फरवरी के बाद तवक्को है। हाँ, ये बड़ा खतरनाक है। अच्छा, आप ज़रा आ जाएँ जी मंशूर की तरफ। पीएमएलएन का जो मंशूर है, हमने थोड़ी-सी बात कल भी की थी, लेकिन इसके ऊपर ज़रा हम बात करते हैं कि पीएमएलएन बड़े-बड़े दावे और बुलंदो-बांग दावे जो हैं वो कर रही है। क्या वो जो दावे हैं वो प्रैक्टिकल होता हुआ हमें नज़र आएगा उनमें से, या वो सिर्फ़ उसकी एक ऊपर वाले ताक पे रख के उसको उसको छोड़ दिया जाएगा? देखिए, एक बेसिक दावा तो उन्होंने किया कि हम जो जीडीपी की ग्रोथ है वो सिर्फ 1 साल के अंदर यानी 2025 में 5% पे ले आएँगे। हाँ, लेकिन आप अगर इनका पूरा टेन्योर पुराना भी देखें और पीडीएम का भी देखें, तो ये ग्रोथ असल सूरत में अगर हम उसमें से सर्विस सेक्टर में जो एक घरेलू मुलाजमीन है, अगर उनकी इनकम को निकाल दें, उनको जो कुछ इन्होंने डाला, तो फिर ये माइनस में चली जाती है। और हाँ, इवन जो पिछले दिनों में इन्होंने एक्सेस किया, इन्होंने शामिल किया था, जैसे शौकत तरीन ने कि 76 लाख मुलाजमीन मिल गए, जो इन्होंने घरेलू मुलाजमीन को शामिल किया। तो जो एक हाँ, अपना ये इनफॉर्मल सेक्टर जो था ना, उनको भी शामिल कर दिया फॉर्मल सेक्टर के साथ। तो उससे फिर जीडीपी ग्रोथ और जो अपना अनएम्प्लॉयमेंट थी वो ये लो लेवल पे ले आए, जो एक्चुअली हाँ, 10% प्लस थी, उसको उन्होंने शो किया कि हम 6% पे हैं। अब ठीक। भी जो इवन बड़ी क्रॉप्स हैं वो माइनस में जा रही हैं, उनकी ग्रोथ मनफी है। तो पता नहीं एग्रीकल्चर का ग्रोथ 5% 6% पे कैसे लेके आएँगे।
जीडीपी ग्रोथ ये कह रहे हैं कि हम 4% पे और 1 साल के अंदर 5% पे लेंगे, और मजमूई तौर पर जो ग्रोथ है वो 5 साल के अंदर यानी 2009 तक 5%, 4 और 6% के बीच में वेरी करेगी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हम इन्फ्लेशन रेट पे उसको भी 4 और 6% के बीच में लाएँगे, जो इस वक़्त बाद हालात में 12% है, बाद में 13, 14, 15% है। अच्छा, फिर इन्फ्लेशन रेट, जो कीमतें कम हो रही हैं, जो अभी इनको बूम मिला है पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कमी का, वो आइंदा इनको नहीं मिलेगा। मैं ये बिल्कुल, आप इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो जो पेट्रोलियम प्राइसेस इस वक़्त मार्केट में वो लोएस्ट लेवल पर है, गुज़िश्ता मतलब कोई 5-6 साल के मुकाबले में कम कतार पे वेरी वो अपना वो उनका रोज़ प्राइसिंग बढ़ेंगी। है। जी, अब इसमें अंदेशा जो कह रहे हैं कि अगर स्टेबिलिटी आ गई गल्फ में और वहाँ पे मतलब कंट्रोल इसी तरह रहा, तो ये मज़ीद अब बढ़ने का इम्कान है, क्योंकि अभी तो ये क्राइसिस पे कंट्रोल किया गया था। इंटरनेशनल्स जो थे उन्होंने कंट्रोल किया था कि आप इसको ना बढ़ाएँ, क्योंकि इंटरनेशनल इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। इंटरनेशनल इकोनॉमी को बचाने के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर एक कैप लगाया गया था कि कीमतें ना बढ़ाएँ, और इसमें सऊदी अरब का बड़ा रोल था और जो प्लेयर्स अमेरिका के मिडल ईस्ट में उनका बड़ा रोल था। तो बहरकैफ अभी ये मुझे जो लग रहा है कि अब ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो अपना सेल है, उस पे जो कैप लगा हुआ है वो खत्म होने वाला है। तो कैप खत्म होगा, प्राइसेस इनकी सेल बढ़ेगी, लेकिन आगे जो इस पे प्राइसिंग पे जो कैप लगा हुआ था वो भी खत्म हो जाएगा। तो फिर ये प्राइसिंग जब बढ़ेगी तो हमें वो जो एक बूम पीरियड मिला था 2-3 साल का, पीडीएम को भी मिला था और अब भी मौजूदा केयरटेकर गवर्नमेंट को भी मिला है, ये आइंदा खत्म हो जाएगा। तो मुझे नहीं पता कि इनका ये कैसे कह रहे हैं कि हम जो जीडीपी इसका ये सॉरी ये जो अपना इन्फ्लेशन रेट है उसको 4 से 6% पे लाएँगे, ये मुमकिन नहीं है 4 से 6% पे ला सकेंगे। अच्छा, फिर इन्होंने ये कहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट कि हम पर कैपिटा इनकम जो है वो $2000 सालाना कर देंगे। $2000 सालाना कर देंगे। अच्छा, ये जब ₹1000 बढ़ाने की बात करते हैं, आपको याद होगा कि पिछले जो मैनिफेस्टो था इनका, इसमें उन्होंने कहा था कि मिनिमम जो सैलरी है वो 25,000 पे जाएँगे पिछले उसमें, और इसमें 30,000 तक। फिर उन्होंने कहा नहीं, हमने तो कहा था कि हम 5 साल के पीरियड में लाएँगे। अब इस वक़्त $2000 का जो मिनिमम इन्होंने इनकम किया है, फ़र्ज़ कर लीजिए कि 2019 तक भी ले आएँगे। इस वक़्त अगर हम देखें तो कहा ये जा रहा है कि जो $2 पे हैं, 40% से लोग नीचे $2 सालाना पे गुज़ारा कर रहे हैं। अच्छा, पर कैपिटा इनकम बाय द एंड ऑफ 2029 में भी कि पॉसिबल हो जाए, लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगी कि इर्तिकाज़ी ज़र होगा। अभी आप देखें कि हम बिजली की कीमत, जो बिजली का एक यूनिट पहले 18 से 20 रुपए के बीच में वेरी कर रहा था, वो इस वक़्त 50 और 60 के बीच में ट्रैवल कर रहा है, और ये रेट अभी आगे बढ़ने का इम्कान है, इसमें कमी का कोई अंदेशा नहीं है। तो कमी का कोई इम्कान नहीं है, सॉरी ये कह लेते हैं हुकूमत को इसमें, तो ये कम नहीं होगा। प्राइसिंग जो है ना, पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई है, लेकिन एनर्जी की प्राइसेस बढ़ गई है। समझ में नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। इस पर जवाबदेही तो आसिफ अली जरदारी से होनी चाहिए, जिन्होंने आईपीपीएस के मायदे 1994 में करना शुरू किए, और एक लाल पीर और इस तरह के मायदे हुए जब ये एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे कि हम फिजा साफ करेंगे और एक्चुअली ये पावर प्लांट्स हम पब्लिक को ट्रांसफर कर देंगे। अब भी अगर आप ऑडिटर जनरल की 2 साल पुरानी रिपोर्ट उठा के देखें तो उसमें उन्होंने कहा कि जो इन्होंने बिला जवाज बिलियंस ऑफ डॉलर के बराबर मनी जो है वो इन्होंने दे दी आईपीपीएस को, सिर्फ इसलिए कि हम बिजली खरीद नहीं सकते, हमें जरूरत नहीं है, लेकिन मुल्क में लोड शेडिंग कर दी। एक तरफ तो इन्होंने सस्ती बिजली जनरेट की, महंगी बिजली परचेज नहीं की, उनको जो मिनिमम प्राइसिंग थे वो दे दिए। तो इसलिए यहाँ पे जब ना कि हम जो अपना लो पेड लोग हैं उनके लिए बिजली की प्राइसेस को मिनिमम लाएंगे, ये भी इनका एक टारगेट है इसी साल का। लेकिन ये टारगेट वायबल और फिजिबल नहीं है, क्योंकि बिजली की प्राइसेस इसलिए नीचे नहीं ला सकते कि मुआहदे हैं आईपीपी के साथ, और आईपीपीज में प्लेयर्स जो हैं वो इस वक्त की जो रूलिंग एलीट है और जो आगे रूलिंग एलीट बनने वाली है, तो उनके वो बड़े ही करीबी लोग हैं, सारे के सारे मियां मंशा भी हैं और भी लोग हैं, और खुद गवर्नमेंट्स भी हैं। इसलिए ना मतलब एनर्जी प्राइसेस कम होंगे पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी के बावजूद, और ना मतलब जब तक एनर्जी कम नहीं होगी और जब तक पेट्रोलियम कम होगी, लेकिन उसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे आप पब्लिक सेक्टर की उसमें, तो ना तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, क्योंकि इनकम सारी की सारी देखें, पैसा तो मुल्क में जनरेट हो रहा है। जब हम कहते हैं जीडीपी हमारी बढ़ गई है और हर साल इतना इंक्रीज आ रहा है, तो पैसा तो मुल्क में जनरेट हो रहा है, प्रोडक्शन भी जनरेट हो रही है, लेकिन ये कन्फाइन हो रही है 4, 5, 6 बड़े हाथों में, जो पैसा को बाहर भेज रहे हैं। अच्छा, इनमें बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, आप सबके नाम जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो पैसा कन्फाइन हो रहा है। पर कैपिटा जीडीपी अगर $2000 बन भी गई, एक ये बड़ी फेक और मुबम सी है कि ये अपना
हो जाए, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं होगा। अच्छा, ठीक। इन्होंने एक कहा कि वर्ल्ड बैंक ने कहा कि मैक्रो पॉवर्टी जो आउटलुक है उसमें उन्होंने बताया कि जी जो जीडीपी है पाकिस्तान में तकरीबन 39.4% लोग ऐसे हैं जिनका पर कैपिटा इनकम जो है वो काफी कम था, और वो मतलब अगर उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर बताया जो तकरीबन 3.65 डॉलर पर था, मतलब ये मतलब एक ठीक है। 40% लोग ऐसे थे जिसका मतलब 4 से था, और 25 के करीब ऐसे थे परसेंट जिनका $1 से नीचे था। तो ये सारा ठीक। पैसा इनके पास, इनके हाथों में नहीं जाएगा, ये पैसा जाएगा सारा का सारा मल्टी बिलियनियर के हाथों में, क्योंकि हमारे मुआहदे ऐसे हो गए हैं। अभी आप हाँ। देखें कि जो गरीब तरीन आदमी है वो एनर्जी की वो प्राइस दे रहा है जो अमेरिका में भी नहीं लोग दे रहे हैं। अमेरिका नहीं में दे भी रहे। आप कनाडा में बैठे हैं, आप वहाँ पे पूरे घर को ठंडा कर लें या पूरे घर को गर्म कर लें, ऐसी बाहर जिसके छतों पे 5-5 फुट बर्फ जमी हो, तब भी आपका एनर्जी का बिल जो है वो 18-20% ऑफ द टोटल इनकम से कम पे ही हुँ, आएगा। इससे कम हुँ। पे आएगा, 10% नॉर्मल अमेरिका में रहता है ये। तो पाकिस्तान में अगर लोग अपने अभी जो ठंड गुजरी है उसमें और गुजर रही है उसमें अगर लोग अपने एनर्जी को यूज करें फुल जितना अमेरिका में करते हैं, जैसे जिनके हम रेट हाँ, दे रहे हैं, हाँ। तो हम फिर माइनस में चले जाएं और शायद पाकिस्तान में जितने भी मीटर हैं वो सारे के सारे कटे पड़े हों। तो ठीक है। हमारा जो अच्छा, एक और चीज़ जो इन्होंने कही है, उसमें खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी की भी बात की है शोएब भाई, ज़रा उसपे भी मुझे बताएँ, क्योंकि मैं देख रहा था कि इनके मंशूर में वो वोट को इज़्ज़त दो वाली कोई बात है ही नहीं, तो फिर खारजा पॉलिसी कैसे आज़ाद होगी? देखिए, खारजा पॉलिसी जो है वो तो अभी आप देखें कि हमारे एक मतलब एक ऑफिसर गए थे अमेरिका, तो उन्होंने मुलाकात की थी टोनी ब्लिंकन से। मतलब जिनका काम अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों से मुलाकात करना था, वो एक्सटर्नल जो अफेयर्स के मिनिस्टर हैं उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं। अब भी आप देखें कि जो हमारी खारजा पॉलिसी के मेन इश्यूज़ हैं, जो अफ़गानिस्तान से डील करते हैं, ईरान से डील करते हैं, या मतलब इस वक़्त जो मिडल ईस्ट की सिचुएशन है उससे डील करते हैं, हुँ, तो उन सब के सब में लोग देख रहे हैं। आपने कहीं वज़ीर ख़ारिजा का नाम सुना कि उसने कुछ कहा हो? बिल्कुल नहीं, सिर्फ़ बिल्कुल नहीं। एक बयान आया वज़ीर ख़ारिजा का कि उन्होंने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के साथ बैरून मुल्क कहीं मुलाकात की है। हाँ, इसके हाँ, बाद हाँ। हमारे वज़ीर ख़ारिजा की कोई स्टेटमेंट नहीं है, जिलानी सा पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है, लोगों को ये भी नहीं पता। तो हुँ, जेन्युइन और असल बात ये कि लोग खारजा पॉलिसी के मामले में देखते हैं आर्मी की तरफ कि शायद ये एक ऐसी चीज़ है जो एक खारजा हाँ, पॉलिसी में मुस्तनिद बात कर सकती है, और ये आज की बात नहीं है। ये इवन 1988 के बाद से हम देखे हैं कि जी खारजा पॉलिसी के जो अफेयर्स हैं उसमें जब भी बाहर से कोई आता था, चाहे वो अफ़गान पॉलिसी पे डिस्कस करे, चाहे वो मिडल ईस्ट पे डिस्कस करे, चाहे हुँ, इंडियन इश्यूज़ हों, तो सारे के सारे आर्मी की तरफ देख रहे होते हैं। अब भी आप देखें कि खारजा पॉलिसी पे जो साबिक आर्मी चीफ थे कमर जावेद बाजवा, सबसे ज़्यादा खारजा पॉलिसी पे उन्होंने बात की जब कश्मीर पर आपने देखा होगा जिसके काफ़ी चर्चे हाँ, हैं कि उन्होंने सीनियर रैंकर्स को बुला के कश्मीर पॉलिसी डिक्लेयर की, और अभी तक हम देख रहे हैं कि कश्मीर पे जो हमारा स्टैंड है वो कमोबेश वही है जो कमर जावेद बाजवा साहब ने लोगों को बताया। हाँ। तो हम हमारे पास अगर कोई ओके, एक्सटर्नल अफेयर्स का मिनिस्टर ना भी हो, तो नो तो मैटर फिर भी कि खैर एक्सटर्नल अफेयर्स है या नहीं है, कोई मसला तो नहीं। अच्छा, टू दूसरा हैव टू इन्होंने कीप नौजवानों के ऊपर बड़ा क्वाइट। इन्वेस्ट करने का कहा है कि जी नौजवानों की हम ज़िंदगियाँ बदल देंगे, एक इनकलाब ले आएँगे और एक आईटी का इनकलाब आएगा। तो नौजवान वाक़ई फिर खुश होने चाहिए जी? देखिए, आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसकी में स्कोप है, और आईटी सेक्टर में हमारा जो नौजवान है वो वर्ल्ड के नौजवान से ज़्यादा ब्रिलियंट है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। हुँ, देखिए, इंडियन के पास पैसा है तो वो अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी अपनी जो एबिलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं और उनको वो लिंक कर रहे हैं इंटरनेशनल जो सिटीज़ हैं, जैसे सिलिकॉन सिटी है या ऐसे जो इंटरनेशनल अपना ग्रुप्स हैं, एरियाज़ हैं, उनके साथ वो अपने आप को लिंक कर रहे हैं। हमारे पास स्टार्टअप के लिए पैसा है ही नहीं। स्टार्टअप्स के लिए जो भी पैसा है वो जहाँ भी जा रहा है वो बेहतर जानते होंगे, जो आईटी हुँ, यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं या जो आईटी टावर को देख रहे हैं वहाँ बैठे हुए जो भी हैं, उमर सैफ साहब हैं, वो उनको बेहतर पता होगा कि हाँ, सारा पैसा कहाँ जा रहा है। क्योंकि वो इसमें मेन जो फिगर पाकिस्तान की आईटी टेक्नोलॉजी में है, वो हैं। हाँ, अच्छा, ठीक। हमने ये एक पॉलिसी भी बनाई थी कि हम अपनी ट्रेड को, जो आईटी की ट्रेड है और आईटी की जो एक्सपोर्ट है, उसको हम $2 ट्रिलियन तक बढ़ा देंगे, और इसमें पोटेंशियल भी है। लेकिन एक्चुअली इसका पोटेंशियल फिजिबल उस वक़्त होगा जब हम नौजवानों को सही मानों में, अभी तक तो हम हुँ, नौजवानों को जूते ही मार रहे हैं। अभी आप हाँ, देखें कि मुल्क में सबसे ज़्यादा डंडे जिनको पड़ रहे हैं वो जो नौजवान ही हैं, और जो नौजवान सबसे है, ज़्यादा हाँ, जुर्म है वो नौजवान ही है। अब हम कह रहे हैं कि हम इन नौजवानों को, और सबसे ज़्यादा ज़ेर-ए-ताब भी आईटी वाला नौजवान है। आप देखें कि बिल्कुल। आईटी का नौजवान सबसे ज़्यादा ज़ेर-ए-ताब है। अब मैं आपको पाकिस्तान के नौजवानों की एक्सपर्टीज़ और उनकी जो फोरसाइटेडनेस है उनको उसका थोड़ा-सा बता दूँ। कि ये कोई अर्ली 90s की बात है जब हमारे नौजवानों ने ये फ़ील किया कि अमेरिका को और जो इंटरनेशनल वो अपना देख रहे हैं इसको
Y2K का आपने बड़ा जिक्र सुना होगा, आज से 30-40 साल पहले। और दुनिया भर में ये कहा जा रहा था कि सारा कंप्यूटर सिस्टम कोलैप्स करने वाला है, क्योंकि 1999 के बाद 2000 का फिगर किसी वर्ल्ड के कंप्यूटर में नहीं होगा, तो इंटरनेशनल जो डाटा बैंक है वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, और उसके लिए जरूरत पड़ेगी डाटा बैंक को अपडेट करने की, और इसके लिए उनके पास मैन पावर नहीं थी। अब हमारा यहाँ पे एक जो सिंपल मैट्रिक पास था, सिंपल मैट्रिक पास, जो कंप्यूटर में थोड़ा सा माहिर था, एक कंपनी थी चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसमें काम करता था, और वो ये फोर्सी कर रहा था कि 5 साल के अंदर मैं अमेरिका चला जाऊंगा, क्योंकि अमेरिका को जरूरत होगी मेरी, मतलब मुझे अमेरिका की जरूरत नहीं होगी, अमेरिका को मेरी जरूरत होगी। हमारा नौजवान आज से 35 साल पहले, 36 साल पहले सोच रहा था। तो इतना मतलब वो दूरंदेशा, वो चला गया अमेरिका 1998 में, क्योंकि उन्होंने जब डाटा को अपने अपडेट करना था, Y2K को उसमें लाना था, तो फिर उनको हमारी जरूरत थी। अब भी हमारा नौजवान बड़ा ब्रिलियंट है, और हम अपनी जो आईटी की एक्सपोर्ट, आईटी की मैन पावर की, आईटी की टेक्नोलॉजी की, और आईटी के उसकी बाकी चीजों की, सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर की, लेकिन हम स्टार्टअप्स के लिए जो पैसा रख रहे हैं वो हम पता नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये नौजवानों को नहीं मिल रहा। इसके लिए तो इरफाक टावर में जाके वहां पे पूरी एक इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। अभी मैं आपको इसी से लिंक करके बता दूं कि इमरान खान ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम 1 करोड़ मकान बनाएंगे, तो बड़ा तमस्कर होगा। इन्होंने ये कहा कि 1 करोड़ जॉब्स देंगे नौजवानों को, 1 करोड़ जॉब जनरेट करेंगे, 10 मिलियन जॉब जनरेट करेंगे 5 साल में। जब ये बरसेदार आएंगे तो फिर ये खुदा ना खास्ता जब भी जो अगर हो भी गया तो फिर ये कहेंगे कि अपना हम 1 करोड़ जॉब देंगे, लेकिन अपनी उम्र में उम्र के खत्म होने तक। तो ये देखिए जॉब का जो, वैसे एक चीज मुझे बताएं शोएब भाई आखिर में, कि ये जो मंशूर होते हैं नॉर्मली, क्या ये वाकई सीरियस डॉक्यूमेंट होता है, या ये सिर्फ एक इंतखाबी ढोंग होता है, और जैसे ही इंतखाबात में से फिर आगे निकलते हैं या हुकूमत बन जाती है तो फिर इसको उठा के रख दिया जाता है और इसकी तरफ फिर देखा भी नहीं जाता? क्या वाकई ये कुछ सीरियस है, या इसको बस ऐसे ही लेना चाहिए? देखिए, इस वक्त जो नून लीग ने मंशूर जारी किया, उसमें उन्होंने 2013 से 18 तक पीटीआई ने जो हुकूमत की उसको काफी बुरा भला कहा। उसके बाद उन्होंने अपना जो 18 महीने का बुरा तरीन पीरियड था उसकी काफी तारीफें की। अब इस तारीफों से आप अंदाजा लगा लें कि अगले 5 साल कैसे होंगे। यानी जो अच्छा पीरियड था जिसमें लोगों को अपना हेल्थ कार्ड पे 20-20, 15-15 लाख रुपए की ट्रीटमेंट फ्री हो गई, उस पीरियड को कहते हैं बुरा है, और उस पीरियड को कह रहे हैं अच्छा है जिसमें ये चीजें खत्म हो गई। जिस पीरियड में भूख मिटाने के मंसूबे शुरू हुए तो उस पीरियड को बुरा कह रहे हैं, जिस पीरियड में भूख मिटाने के मंसूबे खत्म हो गए उस पीरियड को कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले 5 साल कैसे होंगे। तो हमें ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि मैनिफेस्टो को आज तक किसी आदमी ने उठा के नहीं देखा, और पब्लिक ने भी नहीं पढ़ा, और मैनिफेस्टो तो एक तरफ बजट को भी नहीं पढ़ा। मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आप किसी को लाइन पे ले लें, जब बजट भी इवन पास हो जाए तो हम बजट पे डिस्कस करेंगे कि भाई जो आपने पास किया वो आपने पढ़ा भी है कि नहीं। इस वक्त भी जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने ना मंशूर पढ़ा है, सिर्फ बनाया है। अगर आप लीग के 40 लोगों से पूछेंगे तो 39 लोगों को नहीं पता होगा कि उनकी एनर्जी सेक्टर में क्या पॉलिसीज है, जीडीपी को कैसे 5% के इंक्रीज पे हर साल देंगे, तो ये एक फेक कहानी है, एक सब्ज बाग है। देखें, रोटी कपड़ा और मकान का नारा था, अब फिर रोटी कपड़ा और मकान का नारा है। यानी जो पार्टियां 40 साल बरकरार रहने के बाद, 50 साल बरकरार रहने के बाद उसी नारे पर स्टैंड करती हैं कि हम रोटी भी देंगे, कपड़ा भी देंगे, मकान भी देंगे, और वो सारी चीजें बंद भी हो गई। देखिए, भुट्टो ने रोटी प्लांट बनाया, उन्होंने बंद कर दिया, तो रोटियां कहां से देंगे। उन्होंने जो कपड़े के टेक्सटाइल मिले जो लगी, वो सारी की सारी बूम 80s में आया, 90s में आया, फिर वो अब बैठ गया, और सारी टेक्सटाइल मिले हमारी बोझ बनी हुई हैं, मतलब आउटडेटेड मशीनरी के साथ हैं। तो जो मकान था, अब मकान का तस्वुर नहीं कर सकते आप। पाकिस्तान की इनकम, अगर पाकिस्तान में आप सैलरीड पर्सन है तो आप मकान बनाने का तस्वुर नहीं कर सकते, तो हम कह रहे हैं कि मकान भी देंगे। और ये अब इंडियन जिसमें पाकिस्तान, जिसमें मुसलमानों की अपना कार्नेज की खबरें होती हैं, उस पर तीर के मंशूर चल रहे हैं कि हम रोटी कपड़ा मकान देंगे। तो बाहर कैफी मंशूर फेक कहानी होती है, सब बाग होते हैं, हम सिंड्रेला के जन्नत में ले जाना चाहते हैं उसमें कि ये एक इसको एंजॉय करें, और फिर इसका सारा जब और हम जैसे सादा लोग जो हैं, हमारे जैसे जो सादा लोग हैं वो इसमें ध्यान में आ भी जाते हैं। खैर देखते हैं अभी क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब भाई। और नेक्स्ट जो दूसरे मंशूर हैं, अब नेक्स्ट टाइम हम उन पर भी ज़रा गौर फिक्र करेंगे, क्योंकि एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट पीटीआई की तरफ से आई है कि जी डायरेक्ट ही इलेक्ट करवाएंगे प्राइम मिनिस्टर को। मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी नेक्स्ट टाइम आपने ज़रा थोड़ा सा हमें बताना है कि ये कैसे डायरेक्टली इलेक्ट होगा और ये इसका क्या फ़ायदा होगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब भाई। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी जी आपसे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।